नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी है धोखे की नींव। यह कहानी है एक बूढ़े लालची और सख्त पिता हरिशंकर अग्रवाल की, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में पैसे और संपत्ति को ही सब कुछ माना। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा सभी अपने पिता के कठोर और नियंत्रणकारी रवैये से तंग आ चुके हैं। लेकिन जब हरिशंकर ने एक ऐसी नई शादी की योजना बनाई जो पूरे परिवार की विरासत पर सवाल खड़ी कर देगी, तो उनके बच्चे एक ऐसी साजिश रचते हैं जिसमें उनके अपने ही पिता फंस जाते हैं। यह सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, बल्कि डर, शक, पुराने राज और धोखे की एक नई ऐसी गुत्थी है जहां हर कोई किसी न किसी से छिपा रहा है। क्या बच्चों की यह चाल सफल होगी या हरिशंकर अपने अनुभव और लालच की ताकत से इस जाल को तोड़ देंगे? एक ऐसा नाटक जहां रिश्तों की डोर पर हल पर टूटने को होती है। हरिशंकर अग्रवाल का बंगला सुबह की धूप में चमक रहा था, लेकिन उसके भीतर का माहौल बर्फ जैसा ठंडा था। 70 साल के हरिशंकर डाइनिंग टेबल के मुखिया वाली कुर्सी पर अड़े थे। उनकी नज़रें अखबार के उस विज्ञापन पर टिकी थी जिसमें एक नई लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट के प्लांट्स की बिक्री का ऐलान था। पापा, आपकी दवा का समय हो गया है, बड़ी बेटी मीता ने आवाज़ देकर कहा, हाथ में एक गिलास पानी और एक टेबलेट लिए। उसकी आंखों में चिंता का भाव था, लेकिन उसके हाथ में एक हल्की कपकपी भी थी। रख दो वहाँ, हरिशंकर ने बिना सिर उठाए कहा। मुझे तुम्हारी दवा नहीं, उस जमीन के कागजात चाहिए। 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है वह। हमें 3 में से एक प्लॉट ज़रूर हासिल करना है। छोटा बेटा राहुल, जो कोने में बैठा फ़ोन देख रहा था, बड़बड़ाया, पहले ही 4 प्रॉपर्टी है आपके पास पापा, और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उसकी जगह कुछ शेयर में निवेश कर लीजिए। चुप, हरिशंकर का गला फटा। तुम जैसे आलसी और नालायक बेटे की सलाह नहीं चाहिए मुझे। शेयर, हफ़ा, ज़मीन ही असली संपत्ति होती है, कागज़ के टुकड़े नहीं। उनकी नज़र राहुल पर जमी रही। तुमने पिछले महीने बिना पूछे गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए 5,000 रुपये मांगे थे, वो भी लौटाए नहीं। राहुल का चेहरा लाल हो गया। उसने मीता की तरफ देखा, जो एक सांस भरकर चुपचाप किचन की ओर चली गई। वहाँ छोटी बेटी नीता बर्तन साफ कर रही थी। नीता ने नल का पानी खोल दिया और फुसफुसाई, आज रात कमरे में, प्लान के मुताबिक। नीता ने बस सिर हिला दिया। उसकी आंखें डरी हुई थी। दोपहर को हरिशंकर की नई देखभाल करने वाली नर्स सुशीला आई। 45 साल की सुशीला, सादे कपड़ों में, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कैसे हैं आज अंकल? उसने मीठी आवाज़ में पूछा। तुम आ गई बेटा। हरिशंकर का चेहरा खिल उठा। पिछले 2 महीने से सुशीला उनकी देखभाल कर रही थी और धीरे धीरे उन्होंने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया था, बच्चों से ज़्यादा। आज दवा लेने से पहले वो मेरी लॉकर की चाबी लाना, मैं तुझे कुछ ज़रूरी कागजात दिखाना चाहता हूँ। सुशीला की आंखें चमक उठी। ज़रूर अंकल। उधर पहली मंजिल के कमरे में तीनों भाई बहन जमा थे। मीता ने दरवाज़ा बंद करके कहा, हमें जल्दी करना होगा। पापा उस सुशीला को और ज़्यादा घर के मामलों में शामिल कर रहे हैं। कल मैंने उन्हें वसीयत के बारे में कुछ कहते सुना। राहुल ने कुर्सी पर पैर पटकते हुए कहा, तो क्या, हमारा प्लान तो चल ही रहा है। उनकी याददाश्त पहले से कमज़ोर है। डॉक्टर ने भी कहा था, हम सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं। पर यह ठीक नहीं है दीदी। नीता की आवाज़ कांप रही थी। उन्हें अकेला महसूस करवाना, उनकी चीज़ें छुपाना, फिर वो आवाज़ें, मुझे डर लगता है। डर लगेगा ही। मीता का स्वर तेज़ हो गया। पर सोचो, अगर उस सुशीला ने पापा को बेवकूफ़ बनाकर सब कुछ हड़प लिया तो तुम्हारी शादी का क्या होगा? राहुल की नौकरी चली गई है, मेरा तलाक हो चुका है। यह घर, यह विरासत ही हमारी आखिरी उम्मीद है। राहुल ने एक छोटा सा ऑडियो प्लेयर निकाला।
आज रात का शो शुरू करते हैं, तैयार रहना। उसी शाम हरिशंकर ने सुशीला से कहा, बेटा तुम मेरे लिए बहुत कर रही हो। मेरे बच्चे वो सिर्फ मेरे पैसे के लालची हैं। तुम्हारी जगह कोई और होती तो मैं उन्हें कहाँ बीच में ही रोक दिया। सुशीला ने नम्रता से सिर झुकाया। आप मेरे पिता तुल्य हैं अंकल। रात के 2 बजे थे। हरिशंकर की नींद अचानक टूटी। उन्हें लगा जैसे कोई उनके कमरे के बाहर रो रहा है। एक सिसकियाँ भरी दबी हुई आवाज़। वह उठे, बिस्तर से बाहर निकले। कोई था नहीं। फिर अचानक अंधेरे ड्राइंग रूम में उनकी दिवंगत पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। हरीश, तुमने हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? हरिशंकर का दिल जोर से धड़का। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गए। यह क्या था? क्या वह सपना देख रहे थे या उनकी याददाश्त सचमुच उन्हें धोखा दे रही थी? अगले दिन सुबह उनकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़े उस पुराने फोटो फ्रेम पर गई जिसमें उनकी पत्नी मुस्कुरा रही थी। फ्रेम के किनारे पर एक लाल सिंदूर का धब्बा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उनकी पत्नी लगाती थी। हरिशंकर ने मीता से पूछा, यह सिंदूर यहाँ कैसे आया? मीता ने बेपरवाही से कहा, कल पूजा की थी ना पापा, शायद तभी लग गया। आप ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन हरिशंकर के मन में एक शक ने जन्म ले लिया, एक गहरा काला शक। क्या यह सब उनका दिमाग था या फिर कोई उनके साथ खेल रहा था? लाल सिंदूर के निशान ने हरिशंकर के मन में जहर सा घोल दिया था। वह पूरे दिन चुपचाप बैठे रहे, हर किसी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते रहे। मीता की बेचैनी, राहुल की नकली चिंता, नीता का डर और सुशीला की अत्यधिक मेहनत। शाम को जब सुशीला उन्हें चाय देने आई तो हरिशंकर ने उसका हाथ थाम लिया। सुशीला, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता इस घर में? सुशीला ने हल्का सा झटका खींचा। क्या मतलब अंकल? ये आवाज़, ये निशाने, मेरे बच्चे कहते हैं कि मैं भूलने लगा हूँ, पर मुझे नहीं लगता। उनकी नज़रें सुशीला को भेद रही थी। सुशीला ने अपना हाथ छुड़ाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। अंकल, तनाव लेने से दिमाग कमज़ोर होता है। आप आराम कीजिए। कल मैं आपके लिए एक अच्छी हर्बल दवा लाऊंगी। नींद अच्छी आएगी। लेकिन हरिशंकर को उसकी आंखों में एक चंचलता दिखाई दी। वह जानते थे कि लालच कैसा दिखता है। वह खुद उसके आदी थे। उस रात हरिशंकर ने नाटक किया कि वह गहरी नींद में सो गए हैं। आधी रात के बाद जब चुपके से उठे और अपने कमरे के दरवाजे की झिर्री से बाहर झांकने लगे, कुछ देर बाद उन्होंने हल्के हल्के कदमों की आहट सुनी। राहुल धीरे से सीढ़ियों से उतर रहा था और उसके हाथों में वही छोटा ऑडियो प्लेयर था। वह ड्राइंग रूम में गया और कुछ मिनट बाद हरिशंकर को फिर वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इस बार उन्होंने ध्यान से सुना। आवाज़ में एक हल्की सी घरघराहट थी, जैसे कोई रिकॉर्डिंग चल रही हो। हरिशंकर का खून खौल उठा। तो यह सब एक षड्यंत्र था। उनके अपने बच्चे उन्हें पागल साबित करने की साजिश रच रहे थे। उनका पहला जज्बा था कि वह तुरंत नीचे जाकर राहुल को पकड़े। फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। नहीं, अगर वह अभी पर्दाफाश करेंगे तो वे और चालाक हो जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि उनका प्लान फेल हो गया है। उन्हें इन सब के पीछे की असली मंशा जाननी थी। क्या सिर्फ विरासत के लिए या कुछ और? अगले दिन हरिशंकर ने पहले से ज़्यादा शांत और सहयोगात्मक रवैया अपनाया। उन्होंने मीता से कहा, तुम सही कहती हो, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। कल रात फिर वही आवाज़ सुनाई दी और मैं उसे नज़रअंदाज करूँगा। मीता के चेहरे पर राहत की एक झलक दौड़ गई, जिसे हरिशंकर ने पकड़ लिया। दोपहर को उन्होंने सुशीला को अपने पास बुलाया। बेटा, मैंने सोचा मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूँ। उन्होंने देखा कि सुशीला की सांसें तेज हो रही थी। मेरे बच्चे मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, शायद मैंने उनके साथ हमेशा सख्ती ही की। तुम मेरी देखभाल इतने प्यार से करती हो। मैं चाहता हूँ
तुम्हें भी इस घर में कुछ हिस्सा मिले। सुशीला का चेहरा खिल उठा, लेकिन उसे नम्रता दिखाई। अंकल, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तय कर चुका हूँ, हरिशंकर ने दृढ़ता से कहा। लेकिन यह हमारा राज रहेगा। कल हम दोनों वकील के पास चलेंगे। तुम मेरी गाड़ी ड्राइव करना जानती हो ना? जी अंकल, सुशीला ने उत्साह से कहा। जैसे ही सुशीला बाहर आई, हरिशंकर की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उन्होंने अपने पुराने मोबाइल फोन से एक नंबर डायल किया। रमेश। हाँ, मैं हरिशंकर बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारी एक प्राइवेट एजेंट चाहिए। उधर नीता का दिल बैठा जा रहा था। वह रसोई में मीता के पास गई। दीदी, मुझसे यह सब और नहीं हो पाएगा। कल रात मैंने पापा के कमरे के बाहर खड़े होकर वह रोने की आवाज़ निकाली। उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह डरे हुए थे। मीता ने उसे कंधे से पकड़कर झंझोरा। अब पीछे मत हट। 1-2 दिन की और बात है। वकील कल आ रहे हैं नए पेपर्स पर साइन करवाने के लिए। हमें बस उससे पहले उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि उनका दिमाग खराब है। उसके बाद हम उन्हें बेहतर देखभाल के नाम पर कहीं रख देंगे और सब कुछ हमारा हो जाएगा। पर वह वकील, सुशीला कह रही थी कि पापा कल उसके साथ कहीं जा रहे हैं, नीता ने कहा। मीता और राहुल की नज़रें मिली। एक नई चिंता ने जन्म लिया। सुशीला, कहीं यह औरत उनकी साजिश से आगे की चाल न चल रही हो। रात हुई और हरिशंकर फिर से जाग रहे थे। इस बार उन्होंने खुद ही अपने मेज़ की दराज खोली। अंदर से उनकी पुरानी डायरी निकाली। एक पन्ने पर उनकी पत्नी की लिखी हुई पंक्तियां थी। हरीश, पैसे ने तुम्हारा दिल पत्थर कर दिया है। बच्चों से प्यार करो, वरना एक दिन तुम्हें अकेला रहना पड़ जाएगा। हरिशंकर की आंखें नम हो गई। शायद उनकी पत्नी सही थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब लड़ाई थी और यह हारने वाली नहीं थे। उन्होंने डायरी के नीचे से एक पुरानी चाबी निकाली। यह चाबी बैंक के एक लॉकर की थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। उस पे नकदी और कुछ ज्वेलरी थी, उनका गुप्त भागने वाला फंड। उन्होंने सोचा, तुम लोग मुझे पागल साबित करके मेरा सब कुछ लेना चाहते हो। देखते हैं कौन किसके जाल में फंसता है। लेकिन हरिशंकर नहीं जानते थे कि दरवाजे के बाहर सुशीला भी चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी और उसके हाथ में उसका मोबाइल फ़ोन चालू था, जिस पर एक नंबर कॉन्फ्रेंस कॉल पर चल रहा था। नंबर का नाम था अद्वैत सर। यह उनके बेटे राहुल का एक गुप्त नंबर था। अगली सुबह का माहौल अजीब था। हरिशंकर ने सामान्य से ज़्यादा हैवी नाश्ता किया और सबको हैरान करते हुए कहा, आज मुझे बैंक जाना है। सुशीला, तुम मेरे साथ चलोगी? मीता, मेरी ज़रूरी फाइलें तैयार कर दो। राहुल ने फिक्र जताई। पापा, आप अकेले नहीं जा सकते। मैं चलता हूँ आपके साथ। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हरिशंकर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम घर में रहो और तुम्हारी बहनों की मदद करो। उनकी आवाज़ में एक अलग ही दृढ़ता थी, जिसने तीनों भाई बहन को चिंता में डाल दिया। क्या उन्हें किसी बात का शक हो गया था? हरिशंकर और सुशीला बैंक पहुंचे, लेकिन हरिशंकर ने मुख्य लॉबी में जाने के बजाय एक साइड वाली गली में जाने वाली प्राइवेट लॉकर रूम की ओर रुख किया। सुशीला हैरान थी। अंकल, यह तो प्राइवेट लॉकर जोन है। हाँ बेटा, हरिशंकर ने कहा। उनकी आवाज़ में एक चमक थी। मेरा एक गुप्त लॉकर है। आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ। अंदर जाकर उन्होंने वह पुरानी चाबी निकाली और लॉकर खोला। अंदर बंडलों में नकदी और एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स था। सुशीला की आंखें चौंधिया गई। हरिशंकर ने एक बंडल निकाला और सुशीला के हाथ में रख दिया। यह लो, तुम्हारी सेवाओं के लिए अग्रिम धन्यवाद। अब तभी हरिशंकर ने अचानक अपना सिर पकड़ा और कराह उठे। अरे मेरा सिर! सुशीला, मेरी दवा गाड़ी में है। सुशीला घबरा गई। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। जैसे ही सुशीला भागी, हरिशंकर ने अपना सिर सामान्य कर लिया और तेजी से लॉकर बंद किया।
उन्होंने अपने कोट के जेब से एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला जो उन्होंने प्राइवेट एजेंट से मंगवाया था और उसे चालू किया। फिर वह दूसरे दरवाजे से निकलकर बैंक के मैनेजर के कमरे में चले गए। कुछ ही मिनटों में सुशीला दवा लेकर लौटी। वहाँ हरिशंकर को ना पाकर वह घबरा गई। तभी 2 सुरक्षा गार्ड और बैंक मैनेजर आए। मैनेजर ने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, श्री अग्रवाल ने आप पर यह कहते हुए शिकायत दर्ज की है कि आप उन्हें लूटने और दिमागी संतुलन को खराब साबित करने की साजिश में शामिल हैं। हमें पुलिस को बुलाना पड़ सकता है। सुशीला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यह सब झूठ है। मैं उनकी देखभाल करती हूँ। उसी पल हरिशंकर कमरे में आए। उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन था और उस पर राहुल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुशीला, कल रात की रिकॉर्डिंग ठीक रही ना? पापा को पूरा यकीन हो गया है ना कि उनकी माँ की आत्मा है? आज बैंक से लौटने के बाद वकील को बुला लेना। सुशीला हक्का बक्का रह गई। राहुल ने उसे धोखा दिया था। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। राहुल ने मुझे फंसाया था। उसने कहा था कि अगर मैं आपको डरा धमकाकर वसीयत बदलवाने में मदद करूं तो मुझे 10 लाख रुपए देंगे। हरिशंकर का चेहरा पत्थर की तरह शांत था। पुलिस को बुलाओ, उन्होंने मैनेजर से कहा। घर में जैसे ही राहुल को सुशीला का फ़ोन आया और उसने पुलिस की आवाज़ सुनी, वह समझ गया कि सब कुछ बिखर चुका है। वह भागने लगा, लेकिन मीता ने उसे रोक दिया। भागकर कहाँ जाएगा? अब सब खत्म हो गया है। थोड़ी ही देर में हरिशंकर पुलिस के साथ घर लौटे। उनकी नज़रें अपने तीनों बच्चों पर पड़ी, जो डर से कांप रहे थे। पापा, हमसे गलती हो गई है। मीता रोने लगी। गलती? हरिशंकर की आवाज़ कर्कश थी। तुम लोगों ने मुझे पागल साबित करने की साजिश रची। मेरे साथ आत्माओं का नाटक किया। अपनी ही माँ की आवाज़ का इस्तेमाल किया। यह गलती नहीं, शैतानी है। राहुल ने गुस्से में कहा, आप ही तो इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपने हमेशा पैसों को हमसे ज़्यादा अहमियत दी। आपने हमें प्यार नहीं, डर दिया। हम क्या करते? हरिशंकर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शायद तुम सही हो। मैंने तुम्हें वह प्यार नहीं दिया जो तुम्हें देना चाहिए था, पर तुमने भी वही रास्ता चुना जो मैंने चुना था, लालच और धोखे का। उन्होंने पुलिस अधिकारी की ओर देखा। इन तीनों के खिलाफ भी केस दर्ज करो। साजिश, मानसिक प्रताड़ना और जबरन वसीयत करवाने के प्रयास का। नीता सिसकियां भरने लगी। नहीं पापा, मैं मान गई थी, पर दीदी और भैया ने मजबूर किया। हरिशंकर ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में थोड़ी नमी आई। तू अभी भी झूठ बोल रही है बेटा। कल रात जो आवाज़ सुनाई दी थी वह तेरी ही थी। मैंने अपने दरवाजे की झिर्री से तुझे देख लिया था। नीता का सिर शर्म से झुक गया। 1 हफ्ते बाद घर सुनसान पड़ा था। बच्चों को जमानत पर छोड़ दिया गया था, लेकिन हरिशंकर ने उन्हें घर आने से मना कर दिया था। अदालती मामला चल रहा था। हरिशंकर अकेले ड्राइंग रूम में अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम सही थी। पैसों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं सचमुच अकेला रह गया हूँ। उन्होंने वकील को बुलाया और एक नई वसीयत तैयार की। अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम, जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए काम करेगा। उनके बेटे को केवल एक छोटा मानसिक भत्ता मिलेगा, बशर्ते वे कानून सजा काट लें। जब बच्चों को इसके बारे में पता चला तो उनकी हालत और ख़राब हो गई। लालच ने न केवल उनके पिता को अकेला छोड़ दिया, बल्कि उनकी अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर दी। हरिशंकर बंगले की खिड़की से बाहर देख रहे थे। सूरज ढल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि लालच एक ऐसा जाल है जो अंततः खुद को ही फंसा लेता है, और कभी कभी इस जाल से निकलने का एकमात्र रास्ता यह सब कुछ त्यागना होता है जिसके लिए आपने यह जाल बुना था। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को चूमा और धीरे से बुदबुदाए, माफ़ करना, सब कुछ बहुत देर से समझ आया। और वह फिर अकेलेपन की गहरी सुनी शाम में खो गए।